हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग पीएमएफ आईएएस की जो बुक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके 7th चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन करना। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है। देखो, कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जो भी रेगुलर बुक पढ़ रहे होते हैं अभी तक, जैसे मतलब मान लो हम लोग दोस्तों 6 चैप्टर तक कर कर आए हैं। आप लोग सब मेरे को ये सुनो, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं या कहीं पर भी। 6 चैप्टर तक सक्सेसफुली हम लोग कर कर आए हैं। अपनी डिस्कशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने करी। अब क्या हो गया है, अगर आप में से आज के टाइम में कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है और वो पी एम एफ आई एस बेसिकली बुक जो है उसको लेकर आना चाह रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसका ना नया एडिशन आ गया है। ये आप में से बुक मतलब जिसके पास नहीं है वो ये डायरेक्टली मार्केट में जाए तो वो नया एडिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको हर एक चैप्टर के अंदर 5-5 टर्म्स नहीं अपग्रेडेड फॉर्मेट के अंदर मिल जाए या कुछ मिल जाए, सिर्फ आप उस पर्पस के लिए आपने पहला एडिशन कवर करा नहीं, मेरे सारे लेक्चर देखे नहीं, है ना। अब आप उस बुक को वापस करके इस वाली पीडीएफ को बेकार समझ के आप नई नई बुक्स लेकर आ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मत अपनाना। जो भी अपडेशन होगी वो मैं आपको खुद दे दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नई एडिशन की बुक लेकर आओगे तो आप लबास नहीं पहुंच जाओगे एकदम से। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक बुक के ऊपर कमांड बनाओ, ऐसे तो हर साल लेटेस्ट एडिशन आते ही चले जाएंगे। आप उन सब चीज़ों को लेकर परेशान मत होना, अपनी साइकोलॉजी इन सब चीज़ों को लेकर ख़राब मत करना, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मुझे करनी थी आपसे, क्योंकि आप लोग फिर कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये एडिशन आया वो ले ले, ये वाला नया एडिशन आया। कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक है स्टिक टू डैट। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, मार्केट में जब तक जो लेटेस्ट बुक है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एडिशन आते रहे, यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट। नेचुरल इकोसिस्टम्स, सबसे पहले देखो एक बात जानते हैं। ये नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना चैप्टर, इसके अंदर एक टर्म जो यूज हो रही है नेचुरल, यानी कि ये हमें ना प्राकृतिक या कुदरती रूप से हमें ये वाले इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, इनमें से जो भी हम इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स नहीं है, ठीक है। नेचुरल रूप से मिलने वाले वो सारे के सारे इकोसिस्टम हैं जो कि कुदरत ने हमारे सामने प्रेजेंट हमें कर रखे हैं। ओके, सबसे पहले मीनिंग जानते हैं इसका कि क्या मीनिंग होता है नेचुरल इकोसिस्टम का। कोई भी किसी भी चीज को अगर हम ये नाम दे रहे हैं कि इट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, वहां पर बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि हमें ना एक असेंबलेज देखने को मिलती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अब ये असेंबलेज का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर कलेक्शन या फिर गैदरिंग, आप इसको कह लो। मतलब एक पर्टिकुलर जगह में, एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर वातावरण में कुछ पेड़ पौधे होंगे, कुछ जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, चिड़िया होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, चींटियां होंगी, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारे के सारे एक जगह पर आकर आपस में ऐसे फंक्शन करते हैं कि ये एक यूनिट की तरह हमें देखने को मिलते हैं। यूनिट की तरह मतलब क्या, पेड़ पौधे ना हो तो एनिमल्स का सर्वाइवल बेकार है, और जहां पर पेड़ पौधे होंगे वहां कुछ एनिमल्स भी मिलेंगे, कुछ जीव जंतु भी मिलेंगे। जैसे ही जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग टोपोग्राफी में हमें मिलेंगे। टोपोग्राफी का इन द सेंस मेरा मतलब ये है, पहाड़ी इलाके में पेड़ पौधे एज कंपेयर टू जंगल वाले पेड़ पौधे, एज कंपेयर टू प्लेन रीजन्स में जो घासें हैं, एज कंपेयर टू ग्रासलैंड का कोई हिस्सा है। जैसे जैसे ये चीजें, ये वातावरण, ये इकोसिस्टम चेंज होता चला जाएगा, उसी प्रकार से जो जीव जंतु उस इकोसिस्टम में मिल रहे हैं वो भी चेंज होते चले जाएंगे। यानी कि हर एक इकोसिस्टम में कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स या प्लांट्स की वैरायटीज एंड उनसे एसोसिएटेड, जो उनके ऊपर फीड करेंगे, उनको खाएंगे या वहां पर रहेंगे, उससे एसोसिएटेड वो फूल, पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। अब ये यूनिट की तरह फंक्शन अगर करते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इसको स्प्रीत, क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि राइटर हमें इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि ये फूड चेन एंड फूड वेब का पार्ट ही है? बताओ।
जहां पर ये दो टर्म्स अगर श्रेया एक साथ यूज हो गए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो यानी कि जो एनिमल्स हैं अपने सर्वाइवल के लिए बेसिक लेवल की अगर हम लोग बात करें, घास के ऊपर ग्रास हॉपर तो फीड करेगा ही करेगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा। क्या हम ये बोलते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है जहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो फूड चेन और फूड वेब का पार्ट होता है? ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म और बताना चाहूंगा आप लोगों को। प्राधान्य देखो, इसमें लिखा हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, ये वाली टर्म के ऊपर हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। दूसरी चीज वो ये बोल रहा है नेचुरल इकोसिस्टम की एक खास बात और होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने में सक्षम होता है। आइडेंटिटी मेंटेन करने में सक्षम इन द सेंस, जैसे मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा आप कह सकते हो श्रेया कि मैं गई थी छुट्टियों में शिमला और इस बार तो वहां पर इतनी गर्मी थी कि मतलब टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री से ऊपर था? बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कह नहीं पाओगे, शिमला को लेकर नहीं कह पाओगे ये वाली चीज, है ना। आप प्राधान्य ये चीज कह सकते हो कि आप रोहतांग गए या कुल्लू मनाली गए और वहां पर वॉल्केनो फट रहा था, उसकी पहचान नहीं है। आप ये कह सकते हो आशिमा, आप राजस्थान में डेजर्ट में थे, ठीक है, एंड लगातार 24 घंटे तक बारिश होती रही। हाँ, लगातार नहीं। और अगर मैं ये कह दूं कि पूरे एक महीने तक लगातार 24 घंटे बारिश होती रही, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हर एक नेचुरल इकोसिस्टम की एक पहचान होती है, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर उस एरिया का जिक्र अगर होगा तो उसकी आइडेंटिटी हमारे दिमाग में इंटैक्ट इसलिए रहती है बिकॉज हम वहां के वातावरण को, हम वहां की कुदरती रूप से मिलने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जानते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मेंटेन करने वाली बात ये तो मैंने टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में आपको बता दी। कभी भी ऐसा होगा, कभी भी, कि हिंदुस्तान में मान लो श्रेय आप जैसे पंजाब से हो, पंजाब में कौन सी ऐसी जगह है, नेम द डिस्ट्रिक्ट जहां पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं? कहीं पर भी नहीं है। प्रधन्या, दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह है जहां पोलर बियर पाए जाते हैं? या कौन सी ऐसी जगह है नेचुरल तरीके से, जो आर्टिफिशियल तरीके से जो क्रिएट करी गई है, जहां पोलर बियर रखना पॉसिबल है? दिल्ली में कोई भी ऐसी जगह नहीं है। लास्ट टाइम अर्शप्रीत स्नो लेपर्ड कहां देखा राजस्थान में आपने? क्यों नहीं होता? लेपर्ड तो होता है, फिर स्नो स्नो लेपर्ड क्यों नहीं होता? सिर्फ सफेद चमड़ी तो होनी है उसकी बस, अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है तो वहां पर वो जीव जंतु नहीं बना पाएगा। ये आइडेंटिटी वाला एंगल समझ में आ गया प्रधन्य, श्रेया, सब लोगों को? कोई दिक्कत? बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम आराम से हमें लेकर चलना है। ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, उसी हड़बड़ाहट में हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस आर सो क्लोज कि एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है ना। ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। एंड तीसरी बात, उनकी एक आइडेंटिटी होती है जो कि बहुत सारे डिकेड, साल एंड सेंचुरीज तक मेंटेन रहती है। अब जब हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर इंसानी हाथ नहीं लग रखा है इन इकोसिस्टम पर, ये कुदरती रूप से नेचुरल तरीके से क्रिएट हुए हैं, तो इसकी ना दो मेन कैटेगरी होती है दोस्तों। एक होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि इस चैप्टर का हमारा हाफ पार्ट है, बाकी हाफ पार्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब बता देता हूं। कोई भी चीज जो लैंड, धरती या भूमि से रिलेटेड हो, उसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी कि अगर यहां पर बात टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हो रही है तो फिर जितने भी पेड़ पौधे या जानवरों का जिक्र आएगा वो भी उसी का ही आएगा जो कि लैंड पे रहते होंगे, है ना। और जब बात एक्वेटिक इकोसिस्टम की हो रही है, तब जब हम उस कंटेक्स्ट में कोई भी वाटर प्लांट्स या फिर एनिमल स्पीशीज की बात करेंगे तो हम उसी की बात करेंगे जो कि पानी में रहते होंगे। बताओ, है ना। तो हम
इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को टारगेट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इनिशियल चैप्टर्स की वीडियोस मैं आपको दे दूंगा प्राधान्य श्रेया, और आप वहां पर देखोगे कि इकोसिस्टम का प्रॉपर तरीके से मीनिंग क्या होता है। डिटेल में पूरा का पूरा हमने एक डेडिकेटेड चैप्टर इसके ऊपर कर रखा है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले इस डेफिनेशन से भी समझ में आ गया होगा। हाँ नहीं, फंक्शन एज अ यूनिट का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना, वो एक जगह पर एज अ यूनिट की तरह पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आपको प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल स्पीशीज नहीं मिलेंगे। आप कहोगे नहीं, मैंने तो देखा है एनिमल स्पीशीज नहीं होती बहुत सारी जगह पर। हमेशा मयूर, एनिमल की डेफिनेशन वो नहीं होती जो आप आंखों से देख रहे हो सकता है कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो। राइट श्रेया, पॉसिबल है ना। तो जहां पर भी पेड़ पौधे या कुछ भी होंगे वहां जानवर पाए जाएंगे, एंड जहां जानवर हैं तो डेफिनेटली वहां पर पेड़ पौधे हैं, क्योंकि दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना एक तरीके से असंभव है, क्योंकि एक जन जो जहां पाया जाता है वो दूसरा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इनको बोला जा रहा है एज अ यूनिट, एज अ आर्मी, एज अ टीम की तरह वर्क करते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पर एक दूसरे को खाते हैं, फर्दर स्पीशीज और ज़्यादा खाती हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन या फूड वेब का कंसेप्ट। इसलिए मैंने रिलेट करने के लिए आपसे बोल दिया। ओके, अब ना इकोसिस्टम की बात तो ठीक है, लेकिन अब ना थोड़ा सा एडवांस हो जाओ। इनिशियल चैप्टर्स में प्रदन्या, श्रेया, आशमा, हम लोग ना टर्म्स यूज करते थे इकोसिस्टम इकोसिस्टम। अब क्या है कि इकोसिस्टम के बियॉन्ड जाकर अब हमें एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी, वो है बायोम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता देता हूं ये क्या होता है बायोम। सबसे पहले बात याद रखना आप लोग, बायोम एक ऐसा शब्द है जो कि एसोसिएटेड है लैंड के साथ, धरती के साथ, पानी के साथ नहीं है एसोसिएटेड ये वाला टर्म। तो देख लो, ये एक ऐसा टर्म है जो कि एसोसिएटेड है विद टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, या फिर आप अभी के लिए आप इतना समझो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ इट इज एसोसिएटेड। एंड मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ लैंड, धरती जिसके ऊपर आप खड़े हो सको। इट इज नॉट पानी, इट इज नॉट कंसर्न विद एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जब भी आपको कोई भी टर्म पूछे, सिंपल, जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना भी बच्चा पढ़कर आया कि नहीं आया है, तो बायोम आप क्या बोलोगे, धरती के साथ एसोसिएटेड है कि पानी के साथ? सिंपल भाषा में बताओ मुझे, लैंड और वाटर, लैंड। इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये ना क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर। लोगों को, स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता है। एंड देखो, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, सीरियस तौर पे मुझे बताओ प्रधन्या, इतने सालों के बाद आपने भी, आशिमा, अशप्रीत, सबने पहली बार सुना होगा ना इस टर्म को, है ना? नहीं मतलब सॉरी, टर्म को सुनना इन द सेंस कि मतलब ये कि हाँ ये लैंड के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये जाना होगा ना, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि, है ना? जो लैंड जो है, जो लैंड है, अब ऐसा तो नहीं होता श्रेया कि हम लोग सिर्फ जमीन पर रह रहे हैं। हमें जमीन के साथ साथ दो चीजों की आवश्यकता और पड़ती है, एक हवा सांस लेने के लिए, एंड दूसरा वाटर। क्या मैं इनको थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज की टर्म्स दे सकता हूं? एयर को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं श्रेया कि अगर मैं इसको कह दूं एटमॉस्फेयर, तो उसमें कोई गलती तो नहीं है? वाटर को क्या मैं हाइड्रोस्फीयर बोल सकता हूं? लैंड को क्या मैं लिथोस्फीयर बोल सकता हूं? अब ध्यान से सुनो प्रधन्या, जहां पर भी एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, यानी कि एयर, वाटर और लैंड, जिस भी एरिया में कभी भी अगर इनका संगम होता है, उस एमेल्गमेशन या मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। एग्री? ठीक है, क्योंकि देखो इसका एक रीजन होता है श्रेया, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ऐसा कैसे संगम हो जाएगा, देखो
हम अगर ज़मीन पे खड़े हैं, जैसे मतलब मान लो अभी श्रेया आप बैठे होगे किसी अपनी टेबल कुर्सी पर, अपने रूम में बैठे होगे, यहाँ से आपने शायद से गर्मी की वजह से फ़ैन चला रखा हो, आई थिंक है, या फिर आपने बगल में अपनी वाटर बॉटल रख रखी हो, पूरा दिन आप काम कर कर आए हो, आप बगल में क्लासेस लेते लेते पानी पीते रहोगे ताकि फ्रेश रहो आप, है ना, एनर्जेटिक फील करो। अगर मैं आपके कमरे से पंखे की हवा या पंखे को गायब कर दूं और पानी को गायब कर दूं, है ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ लैंड पे टिक कर सिर्फ यहाँ पर बैठोगे और ऑक्सीजन आपके कमरे से गायब कर दी जाए और पानी आपके एरिया से गायब कर दिया जाए, तो उसके बाद भी कि जो श्रेया है वो सरवाइव कर पा रही है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब एक और चीज़ है, जो पानी है सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप पानी के भरोसे सरवाइव कर सकते हो। मैंने आपको पानी दे दिया लेकिन ज़मीन गायब कर दी मैंने आपके पैरों के नीचे से, वो भी पॉसिबल नहीं है भाई। स्विमिंग पूल का मतलब ये थोड़ी ना तो प्रतन्या के वहीं लेटे रहोगे 10-10 साल तक, है कि नहीं, बॉडी गिर जाएगी। उसके बाद एयर है, जो हवा है, ऐसा भी नहीं है कि आपने प्लेन से स्काई डाइविंग करी तो आप हवा में झूलते रह जाओगे, आप हवा में आराम से लटके रह जाओगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पे टिकना नहीं पड़ेगा। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे होगे कि ये क्या नॉनसेंस एक्सप्लेनेशन है। ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी जीव जंतु को आप इमेजिन कर लो। अगर आप उसको ये कह रहे हो, आप उसके लिए टर्म ये यूज़ कर रहे हो कि वो सरवाइव कर रहा है, वो टिका हुआ है, वो जिंदा है, तो वो इन तीन चीज़ों के संगम से ही जिंदा है। वो हवा या ऑक्सीजन वो किसी ना किसी फॉर्म में इनटेक कर रहा है। चलो वो भी नहीं कर रहा होगा, कुछ कुछ एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको नहीं चाहिए क्या कहते हैं फ्रेश ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए। चलो पानी भी नहीं चाहिए, हवा में कौन से ऑर्गेनिज्म झूल रहे हैं जो कि हवा में ही पैदा हो रहे हैं और हवा में ही मर जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता। लैंड चाहिए सबको। एंड जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए तीनों के तीनों चीजें एक साथ संगम में एक साथ आ जाएं, मिक्स होकर आ जाएं, एमेलगमेट कर जाएं, वो एक जगह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सर्वाइवल कंडीशन बना देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। अब जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बायोस्फीयर का, आप समझ गए, यानी कि बायोस्फीयर के तीन कंपोनेंट होते हैं, लैंड, एयर, वाटर। वो कह रहा है बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत सारे रीजन्स में डिविजिबल होता है। यानी कि जब हम किसी चीज को इकोलॉजी, एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी में लैंड कह रहे हैं, तो लैंड के वेरियस पार्ट हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड, सेकंड टाइप ऑफ लैंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 10-20 प्रकार के लैंड के पार्ट या काइंड ऑफ लिथोस्फीयर के पार्ट बनते होंगे। ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरा राइटर। अब कह रहा है कि बायोस्फीयर में से ये जो जमीन के टुकड़े वाला जो पार्ट है, ये बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, और इन कैटेगरीज या पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस प्रकार के रीजन्स को हम लोग बायोम्स कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई बायोम्स की? लर्न तो हो जाएगी, समझने की बात कर रहा हूं, समझ में आ गई? अभी बता देता हूं। देखो, बायोम की डेफिनेशन को समझने के लिए स्प्रीत सबसे पहले ना हमें बायोस्फीयर को समझना पड़ेगा। बायोस्फीयर के अंदर आपको कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? एयर नंबर 1, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 लैंड। कह रहा है राइटर हमसे कि इनमें से सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, तो जब बताओ मुझे श्रेया में कौन से पार्ट को पिक करूं, 1, 2 के 3? टेरेस्ट्रियल पार्ट कौन सा होगा इसमें से? एयर, वाटर के लैंड? लैंड। मैंने इसको चेरी पिक कर लिया। अभी समझ रहे हो? इन तीनों में से, बायोस्फीयर में से मैंने इसकी चेरी पिकिंग कर ली। अब कह रहा है ये जो लैंड है ना, जिसको टेरेस्ट्रियल पार्ट बोला जा रहा है बायोस्फीयर का, ये बहुत सारे रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है। होते होंगे कुछ उसके नाम, मुझे नहीं पता, आगे चलकर मैं देखूंगा। वो कह रहा है जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है ना इकोसिस्टम का, वो भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। मुझे नहीं पता उसके नाम क्या होते हैं, बस वो बता रहा है मुझे कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कह रहा है ये सारी कैटेगरीज जो है 1, 2, 3, 4, 5, मान लो हमारे एग्जांपल की कि 5 प्रकार के लैंड होते हैं या 5 प्रकार के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं। कह रहा है जब भी ये अलग अलग प्रकार के जो लैंड एसोसिएटेड या टेरेस्ट्रियल एसोसिएटेड रीजन्स या इकोसिस्टम्स जो होते हैं, इसको बोला जाता है बायोम। वो बताने की कोशिश सिर्फ इतनी सी कर रहा है हमें अर्शप्रीत कि बायोम हैज नथिंग टू डू विद बायोस्फीयर का एयर वाला कंपोनेंट या फिर बायोस्फीयर का पानी वाला कंपोनेंट। इट हैज ओनली रिलेशन विद लैंड वाला कंपोनेंट। बायोम के कंटेक्स्ट में
बायोम विल लव थर्ड कंपोनेंट एयर रिजेक्टेड, वाटर रिजेक्टेड, यानी कि एटमॉस्फेयर रिजेक्टेड एंड हाइड्रोस्फीयर रिजेक्टेड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक एरो बना रहा हूं ब्लू कलर से, मुझे बताना इनमें से कौन सा एरो ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में बायोम यूज होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में बायोम वर्ड यूज होता है। बताओ कौन सा एरो ठीक है, कौन से एरो को रिमूव कर दूं, कौन से एरो को रखूं। बस। अब अर्शप्रीत, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, प्रदन ने ये समझ गए, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पक्का आपको इस साल जो भी आप एग्जाम दोगे, एमपीपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, सिविल सर्विस, जो भी है 2024 तक, आपको कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलेगा। एग्जामिनर नोस के लोग ना नहीं जानते बायोम की डेफिनेशन। वो सोचते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसको बायोम कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बायोम होता होगा। नहीं यार, अभी नहीं। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ो। कोई भी कोई भी जो दो बायोम होते हैं कभी भी सेम नहीं होते। हाँ, उनके अंदर कुछ कंडीशन सेम हो सकती है, लेकिन आप कहो ये वाला बायोम 100% बिल्कुल सेम है इस वाले बायोम की तरह, नहीं। इट इज जस्ट लाइक, आप में से शायद से कभी किसी ने मनोविज्ञान पढ़ी हो, साइकोलॉजी पढ़ी हो, तो वो एक चीज जानता है कि साइकोलॉजी एक चीज कहती है, नो टू इंडिविजुअल्स हैव सेम पर्सनैलिटी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, नॉट इवन ट्विंस, नॉट इवन ट्विंस। क्या आप ये सोचो कि रोडीज के रघु राजीव की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है? नहीं यार। पर्सनैलिटी इज समथिंग जो कि आपकी यूनिक होती है, आपके दूसरे इंडिविजुअल से आपको अलग बनाती है। क्यों? हो सकता है अब रंग रूप में सेम हो, हाइट में सेम हो, लुक्स में सेम हो, ट्विंस हो, ट्विंस से ज्यादा तो सेम क्या ही होगा, और ऊपर से आइडेंटिकल ट्विंस हो, लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंसेस तो आपको अलग बना देंगे। एक ही बीवी थोड़ी ना बांट लेंगे दोनों ये ट्विंस। हो सकता है इसकी वाली से बहुत प्यार करती हो और इस वाले की बीवी जो है उसको कुत्ता बनाकर रखती हो। अब ये रहेगा डिप्रेशन में, ये रहेगा हैप्पी हैप्पी। ये मौके का वेट करेगा कब मैं ऑफिस से जाकर अपने बीवी के ऊपर कूदूं, और ये वेट करेगा कि यार हरामजादी मर जाए, इससे बढ़िया तो बढ़िया ही रहेगा मेरे लिए। जब एक्सपीरियंस अलग हो गए तो पर्सनैलिटी अलग हो गई। अब आते हैं बायोम्स की बात। यही कंसेप्ट समझना, अपने दिमाग के अंदर रखना। अब आते हैं बायोम्स के ऊपर। कोई भी बायोम ना, जस्ट लाइक साइकोलॉजी में जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन होती है कि नो टू इंडिविजुअल्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ हैव सेम पर्सनैलिटी, दो बायोम्स की भी कभी कोई पर्सनैलिटी सेम, सॉरी, दो बायोम्स की भी कभी कोई फीचर जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कभी सेम नहीं हो सकते। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सेम, लेकिन आप कहोगे 100 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसके, तो बिल्कुल वो 100 जैसे बनते हैं। बिल्कुल इसके जैसे बायोम 1 है एंड बायोम 2 है, 100% इनका मिलन हो रहा है, ठीक है, 90 निबियों की तरह 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर सेम नेम ना देते थे हम उनको, दो जिसमें एक जान नहीं बना देते फिर हम उन बायोम्स को। अलग अलग फिर नेम क्यों दिए जाते हैं? डेफिनेटली इसलिए दिए जाते हैं कि हाँ भाई, कुछ फीचर सेम मिलते होंगे, लेकिन फिर भी काफी कुछ अलग है। अब जैसे एक बार बताओ, हम ना वेकेशंस पे पहाड़ी इलाके जाते हैं। अब कहने को देखो, कोई अगर एक ब्रॉड उससे देखे पर्सपेक्टिव से, आपने मुझसे बोला कि छुट्टियां हो जाएंगी तो आप उत्तराखंड घूमने चलोगे मेरे साथ, श्रेया ने बोला आप मनाली चलोगे, प्रदन्या ने बोला आप हिमालय चलोगे, अब मैंने बोला यार तुम सब यार बोरिंग बातें करती हो, सारे पहाड़ एक जैसे ही तो होते हैं। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से वो पहाड़ तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपने कहा नहीं, जो चीज शिमला में है ना वो हिमालय में नहीं है, जो चीज हिमालय में है वो उत्तराखंड में नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ऐसा होता तो आप मतलब आपकी आर्ग्यूमेंट मुझसे ये रहेगी कि अगर दीपांक अगर ऐसा होता तो फिर लोग पागल थोड़ी ना है, हर कोई फिर उत्तराखंड ही नहीं जा रहा होता। अगर पहाड़ी जैसी नाम आया कि पहाड़ों पे चलते हैं, हर कोई शिमला ही नहीं जा रहा होता, हर कोई रोहतांग ही नहीं जा रहा होता। लोग अलग अलग जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि पहाड़ों में भी अलग अलग प्रकार से डाइवर्सिटी एंड अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रकार के फन पॉसिबल है। अब आ जाओ बायोम्स के ऊपर। इससे अब आपका कंसेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा आपको अभी तक मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोई भी जो दो बायोम होते हैं वो सेम नहीं होते, वो ना बेसिकली कैरेक्टराइज होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उनका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग वेजिटेशन लाइफ होती है, अलग अलग एनिमल लाइफ होती है, और
जो जमीन की मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है। अब देखो, मुझे सिंपल सा बस एक फर्क बता दो कि मनाली और जोधपुर को अगर मुझे सिर्फ एक शब्द में अगर डिफरेंशिएट करना है, क्या चीज इन दोनों को एक दूसरे से अलग बना देती है? अगर सिर्फ एक चीज बोलनी है मुझे। लैंड बोल दिया माउंटेन। अब माउंटेन लैंड क्या स्प्रीत यार, वो तो किसी भी जगह का क्या पहाड़, मैंने बोला ना ये ऐसे मनाली जैसे पहाड़ तो मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको ले जाऊं, ठीक है, और मैं आपको सुबह उठकर दिखाऊं कि अशप्रीत देखो ये सामने पहाड़, पहचानो हम कहां पर हैं। समझ रहे हो मेरी बात अशप्रीत, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपके लिए तो फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि आप ही पता चला मेरे साथ उत्तराखंड में खड़े हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं हम शिमला में हैं, हम हिमाचल प्रदेश में हैं, है ना, क्योंकि आपको तो सामने पहाड़ दिख रहे हैं। सिमिलरली मैं आपको गर्मी वाले हिस्से के अंदर लेकर आ जाऊं जहाँ कैमल्स घूम रहे हैं, तो आप राजस्थान तो हो सकता है पहचान लो, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको फिर गुजरात भी लेकर खड़ा हूँ, वहां पर भी हो सकता है कि गर्मी हो, रन ऑफ कच्छ के अंदर कैमल्स तो वहां पर भी घूमते हैं। इन दोनों को बेसिकली जो चीज़ अलग बनाती है वो बनाता है इन एक दूसरे से इनका अलग क्लाइमेट। अब ना सबसे पहले श्रेया को फर्क बताते हैं कि टेम्परेचर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है। टेम्परेचर ना किसी भी जगह का एक तरीके से टेम्पररी वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ आपको पता ही है, या तो टेम्परेचर हाई होगा, या टेम्परेचर लो होगा, या टेम्परेचर मॉडरेट होगा, है ना। गर्मी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, श्रेय यही पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है। तो बेसिकली जब टेम्परेचर एक जगह पर थोड़ा सा टिका रह जाता है तो टेम्परेचर का अगला स्टेप बनता है वेदर कंडीशंस। एंड जब ये वेदर कंडीशंस प्रधन्या नंबर ऑफ ईयर्स तक टिकी रह जाती हैं, अलग अलग इसके जो जोग्राफर्स होते हैं वो अलग अलग क्राइटेरियाज का देते हैं, कुछ कहते हैं कि 25 सालों तक, कुछ कहते हैं 50 सालों तक, कुछ कहते हैं 75 सालों तक, और कुछ कहते हैं पूरी की पूरी 1 सेंचुरी तक। जब वो वेदर कंडीशंस टिकी रह जाएं उसको हम लोग बोलते हैं वो उस जगह का क्लाइमेट बन चुका है, वो उस जगह की पहचान बन चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा था, मनाली के अंदर जाकर कभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 45 डिग्री का टेम्परेचर फेस करने को मिलेगा, पसीने से बिल्कुल पानी पानी हो गए, होगा क्या ऐसा कभी? या जोधपुर में कभी ऐसा होगा आप जून जुलाई में घूम रहे हो रेगिस्तान में एंड आप ये कह रहे हो कि मुझे कंबल दे दो, कोई ये जैकेट पहना दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, होगा ऐसा कभी? क्योंकि वो उस जगह की पहचान बन चुकी है, वो वेदर कंडीशंस वहां का क्लाइमेट बन चुका है। ओके, तो यानी कि इसमें से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का क्या चीज होती है अभी के लिए सिर्फ इतना जान जाओ, बताओ। क्लाइमेट के वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, एंड शॉर्ट टर्म का क्या होता है? वेदर। वेदर हाँ, टेम्परेचर से ही बना है मतलब वो वेदर, ठीक है। अब क्या है, जो दो बायोम्स है ना वो एक दूसरे से अलग किस किस बेसिस पर होते हैं? एक तो दोनों का डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट जो है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहां पर, दूसरा जो भी पेड़ पौधे जो होंगे, दो वर्ड होते हैं आप लोग जानते होंगे, एक होता है फ्लोरा विच इज यूज फॉर पेड़ पौधे, एक होता है वर्ड फोना विच इज यूज फॉर एनिमल्स। एंड सॉइल टाइप भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो, कॉटन के लिए हमें किस प्रकार की सॉइल की जरूरत होती है कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन एज अ प्लांट को उगाने के लिए? ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल जो है या कॉटन की जो खेती है श्रेया, हमारे हमारे पंजाब में हो सकती है? नहीं। सरसों की खेती लेकिन बहुत अच्छे से हो सकती है पंजाब में, है ना। लेकिन वही सरसों के खेत के हमें गोवा के बगल में मिल जाएंगे? नहीं, है ना। अलग अलग क्योंकि सॉइल कंडीशन है यहाँ पर, और एक पर्टिकुलर प्लांट जो होता है वो एक पर्टिकुलर सॉइल के अलावा वहां पर टेम्परेचर कैसा है ना,
या फिर कंडीशंस कैसी हैं, उसके हिसाब से वो ग्रो करता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई। अब इस पूरी लाइन में से आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। क्लाइमेट आपको पता लग गया, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, सॉइल टाइप, आपको टेम्परेचर भी पता लग गया। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, नहीं है गर्मी, नहीं है सर्दी, मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ पर। एक टर्म मेरे सामने आ रहा है, प्रिसिपिटेशन। क्या मतलब होता है प्रेसिपिटेशन का? एनीवन वांट्स टू ट्राई? देखो यही गलती होती है। बोल सही रहे हो, बोल सही रहे हो, लेकिन अब मैं एक देखना, एक ट्रैप दिखाता हूँ। आपने बारिश बोला ना, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द देखना, अब किसी के लिए ट्रैप बनेगा। जब इसने बारिश बोला श्रेय, आपके मन में क्या आया? बारिश वर्ड से आप क्या समझते हो? रेनफॉल आ गया ना। देखो ये है ट्रैप। ट्रैप कहां पर है लेकिन? वेन यू आर रीडिंग इकोलॉजी, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी। प्रदन्या चलो, बारिश जो है हम लोग बोलते हैं, या जो रेनफॉल ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले ये पहचानते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। अगर ये रेनफॉल है, यानी कि कोई भी चीज गिली गिली गिर रही है ना आसमान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पानी गिर रहा है आसमान से? लेकिन प्रदन्या, श्रेया, यार बर्फ भी तो गिरती है फिर लवासना में, वो क्या है फिर? वो तो गीला नहीं करती। नहीं नहीं, वो छोड़ो, मतलब मुझे ये बताओ, अगर फिर वो तो बारिश नहीं हुई। और फिर ये भी है, गंजी खोपड़ी पे किसी किसी के बड़े बड़े ओले भी पड़ते हैं, खोपड़ी फट जाती है लोगों की। फिर ये क्या है? आज से 2-2.5 साल पहले प्रदन्य, आपको पता होगा ना, वो नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में कितने ओले गिरे थे, वो पूरा का पूरा पार्क सोसाइटी भर गई थी, है ना? कोविड से आई थिंक 1-1.5 साल पहले, 2018-19 की बात है ये। बहुत फेमस खबर हुई थी कि नोएडा में इतने बड़े बड़े ओले पड़े कि गाड़ियों के ऊपर पड़े और वो शीशे फट गए उनके। बहुत बार पड़े हैं ना। अब देखो, मैं आज ना आपको प्रिसिपिटेशन वर्ड के बारे में समझाता हूँ एक बार अच्छे से। डोंट वरी, ये चीज़ें ज्योग्राफी में आएंगी, लेकिन एक बार क्या होता है कि बार बार जब चीज़ें रिपीट होती है ना, तो हमारी फिर गलती नहीं होती फिर उन कंसेप्ट में। बोलो बोलो। प्रिसिपिटेशन, देखो क्या होता है, प्रिसिपिटेशन से पहले एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। हम एक नॉर्मल अपने बचपने को रिपीट करते हैं, जैसा कि हम एक कंसेप्ट के बारे में जानते थे। धरती पर अगर कोई भी पानी का फॉर्म है, श्रेया, मान लो ये सारा का सारा इधर है पानी है, नदियों का पानी है, सड़क पर पड़ा हुआ पानी है, हमने अपनी बालकनी में जो पोंछा लगाया उसका पानी है, कपड़े सूखने डाले उसका पानी है। ये सारा का सारा पानी आसमान में जाता है कि नहीं जाता? हम्म। दुनिया भर का, जहां भर का पानी, आप कुछ भी मान लो कि आपने बस बालकनी में एक ग्लास ऐसे ही पानी फेंक दिया, छत पे जाके सूर्य देव को आप जल दे आए, कपड़े सूख रहे हैं गीले गीले, कुछ भी है, लेकिन ये सारा पानी आसमान की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो, बचपन में हम इस प्रोसेस को क्या बोलते थे जब ये पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाता है? अबे ओ, साइकिल स्टार्ट हो रही है, उसका पहला स्टेप है इवेपोरेशन। हैवी हैवी टर्म्स आज मैं यूज मत करना जो मैं नहीं जानता, ठीक है? इवेपोरेशन, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये जितना भी पानी है, ये जो भाप बन के ऊपर जा रहा है आसमान में, एक तो ये हमारी हवाओं में भी घूम रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हमारे कमरे में भी है इस वक्त, पंखे की हवा में भी है, हल्के हल्के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कमरे में अभी और पंखे की हवा में, बिल्कुल है। अब लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, अपने कमरे से बाहर चलते हैं, छत पे जाते हैं और आसमान में उड़ते हैं एक बार के लिए। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इवेपोरेट होकर आसमान तक जा रहे हैं, क्या ये जो अपनी जगह है या जो इनका घर है, अल्टीमेटली मैं ऐसा कह दूं, ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जो घर का जो कमरा है उसको कहते हैं बादल। बताओ। और हर एक बादल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी होल्ड कर पाएगा।
है ना। अब ये जो कैपेसिटी होती है बादल की, और बादल के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर धरती से आसमान की तरफ जाके बादल बन रहे हैं, और बादलों में ये पानी भर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है प्रतन्या, खुशी से दिल लबरेज हो गया। कंडेंसेशन। प्रतन्या देखो, अब तुम सिंगल डिजिट रैंक की तरफ पहुंच रहे हो। प्रतन्या कह रही है छोटी छोटी खुशियां दे दो, पागल बनाते रहो। पता चला एग्जाम में जाकर एक सिंगल क्वेश्चन ना कर पाऊं। तो कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब एक अर्पित बादल में पानी भर गया तो फिर क्या होगा उसके बाद? हाँ, अब देखो वही वाली बात है, तुम लोग मतलब कुछ भी हो जाए मतलब भूल नहीं सकते कि बारिश कितनी पसंद है, पता नहीं तुम्हें बारिश टर्म। सबसे पहले क्या होगा? हाँ वही तो, बादल जो है, हाँ चाहे भले ही बादल फट जाए लेकिन बारिश नहीं रुकनी चाहिए भाई। जो ये ऊपर बादल के अंदर पानी भर गया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पानी भर गया? सबसे पहले तो बोल, आप लोग गलत भी नहीं रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग वही है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको करेक्ट करते हैं। पानी भर गया बादल के अंदर, ये धरती की तरफ क्यों गिरता है? जब बादल की हो, एक सेकंड, मैं बोल लूं या तुम बोल लो? ठीक है, पहले मेरी बात तो सुन लो। एक बादल है, वो फट गया है, पानी इधर उधर तितर बितर हो गया आसमान के अंदर, वो पानी और ऊपर क्यों नहीं जाता? नेक्स्ट बादल में क्यों नहीं स्टोर होता? वो नीचे क्यों आ रहा है धरती की तरफ? जब ये इवेपोरेटेड, सोचने वाली बात है ना श्रेया, इवेपोरेटेड पानी जब ऊपर तक अपनी जगह बना लिया, बनाया है बादलों तक, जब ये बादल फटा तो बादल से ऊपर भी तो और बादल होते हैं, या आसपास के और भी तो बादल होते होंगे, वो पानी वहां क्यों नहीं जा रहा है? और सारे बादल अगर भर गए, चलो मान लो सारे बादल फट गए, मतलब किसी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ये बूंद बूंद जो है ना, दरवाजे दरवाजे भटकती रही, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो, और हर कोई ये बोलता रहा चल भाग चल भाग चल भाग, यानी कि सारे बादल फुल है, और इसने इतना इरिटेट करा, इतना इरिटेट करा, सब फट गए। अब वो पानी, मेरा ये सवाल है कि और ऊपर क्यों नहीं जा रहा आसमान में? क्यों नहीं जा पाएगा? ऊपर सबसे ऊपर कौन है अर्शप्रीत आसमान में? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, बालक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा? शिवजी रख ले पानी। वो ये लिख कर मत आ जाना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये कहीं आप लिखा हो कि एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेयर क्या होती है, ये बोले बियॉन्ड एग्जॉस्फियर देयर इज ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये नीचे जो आ रहा है, इसके पीछे आप में से किसी ने भी एक वर्ड यूज करा, ग्रेविटी। और ग्रेविटी भी नहीं बोलना चाहिए हमें, इसको बेसिकली बोलना चाहिए ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स पुल, जो आप सब ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है, देखो, जब भी हम ना प्लेन से कभी कभार स्काई डाइविंग लगाते हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, स्पेशली माउंटेन ड्यू के एड में या कहीं पर भी, एक तो क्या होता है कि एयर प्रेशर ऊपर बहुत होता है, तो गाल ना ऐसे ऐसे लहराते हैं, ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा पक्का कहीं ना कहीं, गाल हिल रहे हैं, बिल्कुल वेव्स आ रही है गालों पे, है ना। अरे हंस क्या रहे हो, सच बता रहा हूँ यार मैं यार, ठीक है, जैसे बुर्र कर रहे हो आप, ऐसे करके गाल हिलते हैं। अब क्या होता है, दूसरी चीज एक क्या होती है, ऊपर ना आसमान में कभी कभार ठंडक बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप ना रेगिस्तान पे भी पैराशूट लेकर गिर रहे हो, तो हो सकता है जब आप नीचे आए हो ना, यू कैन फील कि आपके बालों पे हल्की हल्की ओस जैसी छोटी छोटी बर्फ की पार्टिकल्स या फिर पानी की बूंदें हैं, ठंडी ठंडी बौछारें, और आपका चेहरा ठंडा हो पड़ा है एकदम से। ये पॉसिबिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया से आपने छलांग मारी प्लेन से, आप स्काई डाइविंग करने कहाँ गए, कौन सा रीजन था, कौन सी कंट्री थी, या फिर उस टाइम पर ऊपर का जो प्रेशर था हवा का दबाव में, और हवा में जो नमी थी, ठंडक थी, वो किस प्रकार से थी। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन नीचे आ रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि उसके बालों में थोड़े थोड़े जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं वो लगे हुए हैं अभी भी, या उसका चेहरा जो एकदम से ठंडा पड़ गया है, ठीक है, यानी कि ऊपर काफ़ी ठंडक थी। इसलिए कुछ कुछ लोग ना कभी कभार ऊपर से कूदते वक्त ना एक
फेस हेलमेट भी लगा लेते हैं, काइंड ऑफ एक मास्क टाइप, मतलब प्लास्टिक का जो भी होता है, ग्लास का, प्लास्टिक का, जैसा मर्जी करते हुए, ताकि वो एकदम से ना ठंडी हवा या बहुत जो -डिग्री टेम्परेचर की जो हवाएं हैं वो एकदम से चेहरे या आंखों को इफेक्ट ना कर जाए ऊपर ही ऊपर। क्योंकि क्या होगा, एकदम से माथे पे वो ठंडी हवा पड़ी ना, और बंदा अगर हवा में सुन्न हो गया तो पैराशूट खोल नहीं पाएगा। वो ऊपर गया, नीचे कूदा, और फिर से शिवा के पास ऊपर चला गया। देख रहे हो, यहां से ऊपर गया, नीचे कूदेगा, पैराशूट खुल नहीं पाया और ऊपर चला गया, बाउंस बैक। तो अब जोक्स अपार्ट, मुद्दे की बात करते हैं। ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बाद होता क्या है, जब ये बादल पूरा तरीके से भर जाता है तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके अंदर से या तो लिक्विड गिरता है या गिरता है, श्रेया इसको कहते हैं फ्रोजन वाटर। पहले ये दो टर्म बच्चों वाली याद रखना, ठीक है? अभी हम टिपिकल टर्म्स को यूज ही नहीं करेंगे। या तो पानी गिरेगा, और फ्रोजन वाटर क्या होता है जिसको हम आम भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, बर्फ। आज मैं फ्रिज का पानी मैंने तेरे मुंह पे फेंका, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। वो जमा के मैंने तेरे खिंचा खिंचा के मारे मैंने, तो वो शायद से हर्ट कर जाए, है ना, मेंटली भी और फिजिकली भी। है फ्रोजन क्या गिरता है, फ्रोजन वाटर। हाँ, वो नीचे आते आते फिर, हाँ, उसके गर्मी की वजह से आप कह सकते हो कि पानी बच जाता है। हाँ, अभी बताता हूँ मैं उसका कंसेप्ट। अब क्या होता है, जब भी लिक्विड गिरेगा तो अर्पित इससे क्या बनेगा, हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, अब बोल दो अब अपनी फेवरेट टर्म सब लोग। अगेन गलत बोल रहे हो। जो प्रिसिपिटेशन है ना, यही है बारिश। बारिश के प्रकार बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। आज के लिए समझ जाओ ये वाली चीज हमेशा के लिए। प्रिसिपिटेशन बारिश है, बारिश के रूप अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है। ये जो लिक्विड फॉर्मेट के अंदर जब बारिश होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रेनफॉल। हिंदी में बोले तो वैसे तो बारिश ही है, लेकिन हिंदी में अगर बोले तो वर्षा। ठीक है? जो फ्रोजन वाटर होता है ये अलग अलग फॉर्मेट के अंदर गिरता है। इसको हम लोग बोलते हैं या तो स्नोफॉल, लवासना वाली। एक होता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले गिरना, ये जो गोल गोल गिरते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीट स्टॉर्म। सारी टर्म्स याद रखना। ये स्लीट स्टॉर्म, स्लीट स्टॉर्म क्या होता है, कभी कभार ना हमारे यहाँ ऐसी बर्फ नहीं गिरती है आसमान से, हमारे जनरली ओले गिरते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, ये जो आसमान से जब ये पानी जमकर बर्फ की फॉर्म में फ्रोजन वाटर गिरता है ना, तो ये पैनी पैनी नोकीली फॉर्म में गिरता है। कभी कभार ऐसे गोले ना बनकर ना, ऐसे ऐसे ये नोकीली फॉर्म में गिरता है। प्रतन्य सोचो जरा, ये कोई गंजा जा रहा है, उसकी खोपड़ी में सीधा आके गिरा है, ये वहीं टिक जाएगा। ये बर्फ का टुकड़ा सीधा खड़ा ही रह जाएगा उसकी खोपड़ी पे। ये चीज़ है स्लीट स्टॉर्म। अब मैं आपको एक बारी ना इनके थोपड़े भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये सब तो जानते हो, और मैं आपको एक बार बताऊँ तो हेल स्टॉर्म ना, हेल स्टॉर्म ये है हेल स्टॉर्म, ओले। ठीक है? ये कुछ उल्लू के पट्टे बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये है स्लीट स्टॉर्म। स्लीट स्टॉर्म जनरली पिन पॉइंटेड फॉर्म में गिरा, ये ऐसे। आप ना कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, आपने शायद से देखी भी होगी। जब ये यूरोपियन कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज में जम जाता है ना, लोग सुबह सुबह लाइट लाइट हथौड़ा मार मार के ये अपनी पहले तो मतलब अगर उनको बैठना है दरवाज़ा खोलकर, एक ना हथौड़ा उनके पास होता है, लाइट हथौड़ा, जिसमें मतलब आगे मेटल ना कुछ सॉलिड चीज़ एक लगी रहती है, भारी होता है हल्का सा। वो ठक ठक करके आराम आराम से शीशों पे मारते हैं, वो मारते हैं।
और वो इसको ना दिन में 3 से 4 बार करते हैं जब उनके यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, मतलब जो जब उनका विंटर सीजन आता है तो वो इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाता है, ठीक है। क्या होगा, वरना इंजन अगर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ गया ना, तो धक्का लगाने के लिए बर्फ़ में धसी हुई गाड़ी आप रोज़ रोज़ किस किस को बुलाओगे। तो दिन में 3 से 4 बार वो लोग ना गाड़ी स्टार्ट करते हैं अपनी। और ये स्लीट स्टॉर्म की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, हमारे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली इस प्रकार से जो ये बर्फ़ हुई, ये जो ऐसे कीलो की फॉर्म में जैसे ऐसे जम जा रही हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हथौड़े वगैरह ये सब चाहिए पड़ते हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी वगैरह ये खोल सको। और ये सब होता है, जैसा पेड़ की टहनियाँ वगैरह देख लो सब जम गई हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज प्रिसिपिटेशन का मतलब समझ में आया अच्छे से, बताओ। ओके, तो जो क्लाइमेट है ना, एक पर्टिकुलर बायोम की बाउंड्रीज को क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है। जो क्लाइमेट है, एक बायोम कहां तक फैल रखा है, यानी कि देखो ना, राजस्थान से शिमला तक की कहानी कब बदल जाएगी, जब क्या बदल जाए हमारे लिए। प्रदन्या, मान लो कि हम लोग राजस्थान में हैं, ठीक है, और अभी अप्रैल मार्च के महीने में हैं, ठीक है, और हमारा वहां से प्लान है कि हम राजस्थान से होते हुए शिमला चलेंगे, मनाली चलेंगे, रोहतांग चलेंगे। आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि दिबांग गाड़ी में और क्या कपड़े रख लो। मैं तो नॉर्मल सा वेस्ट पहनकर गाड़ी चला रहा हूँ, बनियान पहनी हुई है मैंने और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि अगर हमारा प्लान राजस्थान से मनाली रोहतांग तक का है तो मुझे और क्या कर लेना चाहिए। सर्दियों वाले कपड़े रख लेने चाहिए। अब मैं अगर प्रधन्य से आर्ग्यूमेंट करने लगूं श्रेया कि पागल हो गई हो क्या, ये अप्रैल में कितनी गर्मी पड़ती है और राजस्थान में देखो ऑलरेडी कितनी गर्मी पड़ती है, उस बनियान तक में मुझे गर्मी लग रही है, वो तो तुम्हारे तुम्हारे सामने में शर्म की वजह से मैंने इतना पहना हुआ, वरना मैं तो ये भी नहीं पहनता। अब लेकिन लॉजिकल बात क्या है, लोग अक्सर पहाड़ों में गर्मियों के दिनों में क्यों जाते हैं जून जुलाई में। सेंट, हाँ। तो वो देखो, गर्मी से बचने, ठंड के मजे लेने, है ना। मैं अगर बोलूँ तो माहौल बनाने पर था ना। है ना, क्या वो भी। तो जो क्लाइमेट है वो एक बायोम की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है, यानी कि राजस्थान से मनाली तक के रास्ते में श्रेया जो चीज़ बदलेगी वो बदलेगी क्लाइमेट। क्लाइमेट ही दोनों चीज़ों को अलग बना देगा। इफ़ आई टेल यू कि श्रेया आपकी छुट्टी हो गई है, चलो हम लोग सारे के सारे घूमने जा रहे हैं, जुलाई का महीना है, और हम लोग कहेंगे चलो राजस्थान चलेंगे और वहां के रेतों में बैठ के सेल्फीज खिंचवाएंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका श्रेया। तो जो क्लाइमेट है वही एक बायोम की बाउंड्री को डिटरमाइन करता है, यानी कि एक जो क्लाइमेट जिस जिस एरिया तक एक सिमिलर नेचर का क्लाइमेट फैला हुआ है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जहाँ जहाँ तक इस क्लाइमेट की पकड़ है, पहुँच है, उस प्रकार के फ्लोरा एंड फॉनल स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड वही इस जगह की पहचान बनेगी। बताओ, वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हर एक इस पूरे के पूरे बाउंड्री के अंदर जो बायोम है वो क्लाइमेट की वजह से डिटरमाइन होंगे। क्योंकि देखो ना, जो कैमल है वो आपको कहाँ तक मिलेगा, मान लो कि हम राजस्थान गुजरात से होते हुए जा रहे हैं, गुजरात से राजस्थान जा रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर बढ़ेंगे, गुजरात से हम नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। गुजरात में कैमल मिलेगा, मिलेगा। राजस्थान में मिलेगा, मिलेगा। उत्तराखंड में मिलेगा, रोहतांग में मिलेगा। क्यों, कैमल पागल है, ऊपर नहीं जा सकता। क्या हो जाएगी। वो उस जगह का स्पीशी नहीं है एक्चुअली। जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे लेक्चर में श्रेया, कि स्नो लेपर्ड राजस्थान में नहीं मिल सकता, लेकिन लेपर्ड मिल सकता है राजस्थान के इलाकों में, जो कि मिलता भी है ना। अब उसका कजन भाई तो है स्नो लेपर्ड, क्यों नहीं आ जाता नीचे, है श्रेया। नहीं है उसके लिए, वो मर जाएगा वो बेचारा, है ना। तो ये चीजें हैं कि आप लोगों को बायोम का कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से, बताओ। तो नंबर 1 मुझे बात बताओ कि बायोम किसके साथ एसोसिएटेड है, लैंड और वाटर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या दो बायोम सेम होते हैं,
बिल्कुल भी नहीं। बायोम के पीछे डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना, ठीक है, सॉइल, ठीक है। और एक बायोम कहां तक फैल रखा होगा, ये किस चीज पे डिटरमाइन होता है? क्लाइमेट पर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।